नमस्कार, कालखा से समालखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हर कदम पर झूठ की राजनीति की है। बात करने के लिए हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सब का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग भी बहुत जागरूक होकर के काम करते हैं। हमने किसानों को इस बात के लिए अवेयर किया कि भाई धान की फसल है, ज्यादा पानी लगता है, एवं हमने एक योजना बनाई, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो इसके माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने किसान की जो फसल है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए करना शुरू किया क्योंकि हमने अपने किसान को सुरक्षित करना है। आप लोग देखते हैं जब हमने ये योजना बनाई हरियाणा के अंदर कि हरियाणा के अंदर हम किसान का सारा माल एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, सरसों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे, सूरजमुखी को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु जब पड़ोस के स्टेट के अंदर देखते हैं, चाहे पंजाब में देखते हैं या हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का किसान सोचता है कि यहाँ के हरियाणा के किसान को तो लाभकारी मूल्य मिल रहा है, हमें वो मूल्य नहीं मिल रहा, तो वो भी फिर ये सोचता है कोई ना कोई रास्ता देख करके मैं भी अपनी फसल को हरियाणा में जाकर के बेचूं। तो हमने इसको कि ये सुनिश्चित किया था कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदेंगे और इसके कारण ये योजना हमने लानी पड़ी और आप लोगों ने इसका हमारा सहयोग किया है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इसके अंदर आप लोग सहयोग के अंदर खड़े हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे, जो पहले तो आप लोगों के सामने है क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम था। एक मैंने फसल बेच दी मंडी में और मैं कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया पकड़ लिया था और अब 3 महीने तक पैसे नहीं मिलाते। जब मैं साहब ग्राम जाया करूंगा तो मुकाबले से कहा तेरे और ज्यादा बढ़ेंगे कहा से कहते थे नहीं कहते थे कहा तेरे को तो ज्यादा चले गए। हमारे सामने हमारे तो खर्चे ऐसी है, क्या करना पड़ता इमाम जब खर्चे करा हमें पता तो लगता नहीं है। एक कभी मोटर सड़ जा हमने उठाएगा कहीं पे लगाने पड़ा, एक बार कहीं ना कहीं पे तो खाते हैं तो हम उठाते थे वहां से। परंतु जब हिसाब करने जाते तो हिसाब करते थे तो आगे से बात आ जाती कि आपके पास तो ज्यादा चले गए, तो हमने भी मुश्किल हो जाए। तो हमने निर्णय किया, केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि सीधा किसान के खाते के अंदर फसल का पैसा जाना चाहिए, क्योंकि इसको भी पता लगे कि मेरी फसल कितने की हुई, नहीं तो मेरी पता नहीं चला था कि मेरी फसल हुई कितने की। देखते रहा था हमने 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। मेरे किसान को लाभ मिला और हमने एक कार्ड दिया, सीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया और उसके ऊपर 4% का ब्याज
मिनिमम ब्याज लगा और 4% के ब्याज के ऊपर उसकी लिमिट बना दी। अगर किसान को कोई जरूरत है, उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के जितना पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा ले लेगा और लेकर के 6 महीने के बाद फिर महासिक वो दे देगा। इसका एक बड़ा लाभ मेरे किसान को मिला। सरकार की सोच थी कि मेरे किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। इसको लेकर के भी हमारी सरकार ने ये काम किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, कोई वैसा निर्णय नहीं किया, क्योंकि लगातार अगर आप लोग देखें कभी आगे किसान भाई हैं और मेरा भी मन है आप लोगों के बीच में खुल करके बात करने का, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सीएम सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, हम चुनाव आयोग की तारीखों का स्वागत करते हैं। इस चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। ये चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सोनीपत में मेगा पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर वन विभाग ने 2.5 लाख पौधे रोपित किए। गांव रौलद से पौधारोपण अभियान की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने की। इस दौरान उन्होंने स्वयं पौधारोपण भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान हरियाणा में कामयाब रहा है। ये जो पेड़ लगाने का काम अरोवर गांव में हुआ है जिला सोनीपत प्रशासन के द्वारा, और ये अभियान श्रावण मास के पूरे महीने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में चला और हरियाणा ने भी अहम भूमिका उसमें निभाई है और हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं। हमारे सोनीपत जिला में भी 2.5 लाख पेड़ प्रशासन के द्वारा लगे हैं और आज यहाँ रोहत गांव में भी लगभग 10 एकड़ के आसपास जमीन है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम मुहिम जैसे कार्यक्रमों से ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को ग्रीन सिटी की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन का एक विभाग एक पेड़ मां के नाम मुहिम के साथ जुड़ा है। आमजन को भी अभियान में शामिल कर रहा है। जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र में 2.5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि आज प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। प्रशासन के द्वारा 1000 पेड़ पुलिस लाइन में लगाए गए। मैं धन्यवाद करता हूं आकाश इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने मिलकर इसमें कार्य किया। पूरे प्रशासन ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से मोदी का धन्यवाद करता हूँ। पौधा लगाना बहुत जीवन के अंदर हुई है। हमें ऑक्सीजन जो मिलती है तो वृक्षारोपण के द्वारा मिलती है। वृक्षारोपण हर आदमी को इंसान को करना चाहिए। आज हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी वृक्षारोपण का होना अच्छा है। तो देख रहा था जिस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पौधा जो लगाया है, अलग से मेडिसिन मिलती है, ऐसे पौधे लगाने हमारे लिए बहुत। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है क्योंकि बहुत दिनों से तारीखों का इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही विज ने कहा कि उन दिनों मौसम भी बहुत अच्छा होता है और चुनाव लड़ने का भी मजा आता है और लोग भी अच्छी संख्या में आएंगे। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही तैयार रहती है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा ही फील्ड में रहते हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने दावा किया कि बीजेपी अपने दम पर अकेले हरियाणा में सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने जमकर जुबानी प्रहार किया। दीपेंद्र हुड्डा की तो पार्टी नहीं है कोई, कांग्रेस पार्टी के 15-20 साल से चुनाव ही नहीं हुए। ये तो पार्टी नहीं है, ये तो कुनबे हैं जुड़े हुए, गैंग्स हैं ये जुड़े हुए। ये तो चुनाव आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। वास्तव में तो चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। इनकी तो कोई, जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है वो तो देश प्रदेश की प्रजातंत्र की रक्षा ही नहीं कर सकते। इसको तो मान्यता ही नहीं देनी चाहिए प्रजातंत्र की। इनके तो जब चुनाव ही नहीं होते हैं, इसको तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में कोलकाता रेप मामले को लेकर रोष है। अलग अलग जगह प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। करनाल में जहां मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो वहीं इंटर्न डॉक्टर्स भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका साथ बढ़ाने के लिए आईएमए और डेंटल एसोसिएशन भी सामने आ गई है। सभी इस मामले पर बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई करें और जल्द से जल्द आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए। वहीं परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसी को लेकर आईएमए और आईडीए ने सुबह 6 से कल सुबह 6 तक हड़ताल रखी है, जिसमें वो ओपीडी नहीं देख रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में बस इसी बात को प्रमुखता के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। में सबको पता है क्या हुआ है, इस पे अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस इंसिडेंट की वजह से हमारे करनाल स्टेट आईएमए और नेशनल आईएमए में बहुत रोष है। सरकार से हमारी विनती है कि हमारे जो लेडीज डॉक्टर्स हैं उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स के साथ तो बढ़ी रही हैं, लेकिन जो लेडीज डॉक्टर हैं उनके साथ ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारी इस टाइम जो हमने आज एक दिन की जो टोकन स्ट्राइक करी है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह संडे 18 तारीख 6 बजे तक की है। इसमें हमारी ओपीडी सेवाएं और जो इलेक्टिव सर्जरी हैं वो सब बंद है, सिर्फ इमरजेंसी वाली सर्विसेज चल रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 9 अगस्त 2024 को अमानवीय घटना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हुई है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और हम बहुत शोक व्यक्त करते हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक सेफ इन्वायरमेंट हमारी महिलाओं को, जो लोग किसी भी अस्पताल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करें ताकि जो लेडीज हैं वो नाइट ड्यूटी करते हुए भी घबराएं ना और अपनी सेवाएं जनता को देते रहें। विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शाहबाद से विधायक शुगर फेड के पूर्व चेयरमैन रामकरण काला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी जेजेपी में सभी पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिससे पहले ही अब जेजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। विधायक रामकरण काला ने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो वहीं उनके बाद पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी पार्टी के सभी दायित्वों और पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक रामकरण काला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंपा, तो वहीं इसके बाद पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी पार्टी के दायित्वों और पद से इस्तीफा दे दिया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अजय कुमार वासी दादरा जिला लुधियाना पंजाब, अजय निवासी कालक जिला लुधियाना पंजाब को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम, 70 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 15 अगस्त को एंटी नारकोटिक सेल की टीम अपराध तलाश में फील्ड में मौजूद थी। पुलिस कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा की गई है। जैसे कि आपको पता कि हमारे द्वारा एक नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हमने पिछले लगभग 1-1.25 महीने के अंदर पूरे स्टेट के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कमर्शियल क्वांटिटी के जो FIRs हैं, केसेस हैं, वो कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। और हाल ही में हमारी जो ANC की टीम है, एंटी नारकोटिक सेल, इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़ी कमर्शियल खेप को पकड़ा है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने करीब 10 दिन पहले कंग कॉलोनी के घर में महिला को बंधक बनाकर लूट मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट मामले की वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से चोरी किए हुए सामान बरामद किए गए हैं, जिनमें 50 लाख रुपए, करीब 700 ग्राम सोने के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने जानकारी साझा की। लगभग 10 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो कि कंग कॉलोनी थानेसर के अंदर रहती थी, उसको बंधक बनाकर कुछ लोगों द्वारा उसके घर से सोने जेवरात की लूटपाट को अंजाम दिया गया था। तो उसके ऊपर हमने जो तफ्तीश थी वो CIA 1 को ट्रांसफर की थी और CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए जितने भी आस पड़ोस के CCTV कैमरास थे उनको खंगाला। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर और सामान चोरी करने के 3 आरोपियों तथा चोरी का सामान खरीदने के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने के औजार सहित वारदात में प्रयोग की गई कार को भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि STO बिजली विभाग पिपली कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से जानकारी दी गई कि किसानों के खेतों से 20 kVA ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया गया है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर चोरी हुए ट्रांसफार्मर्स के सामान का आकलन किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों आरोपियों पर ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने का आरोप था। किसानों के खेतों से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया गया था, जिसके बाद संबंधित विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर कर्मचारी पहुंचे और आकलन किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए का सामान बरामद किया। कुछ दिनों से ट्रांसफार्मर की घटनाओं के अंदर घटनाएं देखी गई थी और इसमें प्राइमरीली लेटेस्ट 28-29 की जुलाई की रात को कुछ नामालूम लोगों द्वारा कडामी के एक किसान के खेत से 20 kV का ट्रांसफार्मर चोरी किया गया था, जिसके बारे STO साहब लोकल द्वारा कंप्लेंट दी गई थी और उसके ऊपर सदर थानेसर के अंदर पर्चा दिया गया था।
शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के विशेष प्रयासों से सरस्वती नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव खेड़ी मारकंडा में 8.50 MLD क्षमता वाला नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया जाएगा। इस कार्य पर 30,16,65,000 रुपए की राशि खर्च होगी। ग्राम पंचायत द्वारा इस प्लांट को लगाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। यह प्लांट निसंदेह जनता के लिए हितकारी साबित होगा। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि STP के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आगामी 1 या 2 दिन में टेंडर खुल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इस प्लांट के लगने से सरस्वती नदी में जो गंदा पानी जाता था उससे अब राहत मिलेगी। देखिए, आज तक हमारे क्षेत्र में एक भी सीवर ट्रीटमेंट नहीं लगा था। हमने 2 सीवर ट्रीटमेंट लगाए, एक नरकातारी में लगाया, एक खेड़ी मारकंडा में लगाया और एक और खेड़ी मारकंडा के लिए गांव के लिए भी और पिपली तक एक और सीवर ट्रीटमेंट लगा दिया, हमने पास करा दिया है। उसका टेंडर मंगलवार को खुल जाएगा। 26 करोड़ रुपए का एक और सीवर। अब खेड़ी मारकंडा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि उनको सीवरेज का पूरा कार्य मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, खुशी की बात है खेड़ी मारकंडा और आसपास के लोगों को। इसके लिए बहुत बड़ा, हम तो 20 साल आगे का विजन लेके चल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार अपने गांव डाबड़ा पहुंचे। संजय का हिसार में जोरदार स्वागत किया गया। संजय ने भी अभिवादन करते हुए सबका धन्यवाद किया। गांव में पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर और फूल बरसाकर खिलाड़ी संजय का स्वागत किया। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर संजय ने कहा कि इसके पीछे टीम के कोच और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है, जिसके कारण वो कांस्य पदक जीत पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के ओलंपिक में हम पदक का रंग बदलना चाह रहे थे, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए। खुशी की बात यह है कि हम ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब हो पाए हैं। चंडीगढ़ से पहुंचे हॉकी कोच गुरविंदर सिंह ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है, हम हॉकी खेल में एक बार फिर विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में संजय का खेलना चंडीगढ़ और डाबड़ा गांव के लिए एक बड़ी बात है। डाबड़ा गांव के हॉकी कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि एक कोच होने के नाते संजय के घर आने पर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इससे बड़ी नहीं हो सकता, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये है, गांव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैंने गांव को कहते ये सोच के मैंने ये बच्चे को तराशने की कोशिश की। मैं अपनी मेहनत के बल पे आज ओलंपिक में मेडल लेकर आया, तो इससे बड़ी मेरे को खुशी हुई। संजय को आपने कोचिंग दी, संजय के अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं वो गांव के आप तैयार कर रहे हैं, क्या रणनीति और किस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं कि आपके इस गांव से संजय की तरीके से और भी प्लेयर निकले और देश का प्रतिनिधित्व करें? हाँ, कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में जो टीम का जो कैप्टन है इंडिया का 2023 में जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसके अंदर जो कैप्टन है वो रोहित है, वो मेरे गांव से काफड़ा गांव का है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे, जिस तरीके से भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता, ओलंपिक में लगातार दूसरा ओलंपिक और लगातार दूसरा ही मेडल? ये इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है कोचिज का और प्लेयर्स का। कि जैसे पिछली बार आया मेडल बहुत सालों के बाद, तो उसके बाद इस बार उम्मीद थी कि हम मेडल का कलर चेंज करें और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें। तो चलो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हमने बैक टू बैक दूसरा मेडल जीता, तो बहुत ही खुशी की बात है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआ की। सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हॉकी में वर्ल्ड में अपना स्थान दोबारा बना चुके हैं। पिछली बार भी हम ब्रॉन्ज मेडल थे और अब भी ब्रॉन्ज मेडल। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि चंडीगढ़ के लिए और आपके गांव डाबरा के लिए कि उस टीम में जिसका मेडल आया उसका हमारा एक लड़का संजय भी एक मेंबर है। और यही कहना चाहूँ कि ऐसे होनहार लड़के पूरे देश में हों और नेक्स्ट टाइम हम अब ब्रॉन्ज मेडल लिया तो नेक्स्ट टाइम हम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।